हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया है। थोड़ा सा काफ़ी दिन बाद लेक्चर अपलोड किया है। आगे से कोशिश रहेगी लगातार आपके लिए मैं लगातार लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है सर। सर आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपके है क्लास 12 इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। और बच्चे जहाँ तक बात है नोट्स की, जो प्रीवियस क्लास है जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें मैंने सर आपके लिए नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास है ना, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और किसके रिगार्डिंग बेटा? वो कुछ एक आवश्यक सूचना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें क्या है बेटा? देखो वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है ना, हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला है, गूगल फॉर्म निकाला। क्या सिंपल, आपने इसका नाम पहले सुना होगा, गूगल फॉर्म। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना हमारे पास 11th में भी पढ़ रहे थे, 11th में हमसे पढ़ रहे थे, ठीक है, और 12th में भी हमसे पढ़ ही रहे हैं लगभग। अब क्या है, जो बच्चा हमारे पास 12th में मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आई तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उससे फिलहाल इकोनॉमिक्स की बात करूँगा मैं। तो कुछ बच्चे जो हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनका मैंने इकोनॉमिक्स का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, अब जो इकोनॉमिक्स का ग्रुप बनाया हुआ है तो सर इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि सर हमने बच्चों को इसमें ऐड किया हुआ है। बच्चों को हम जो भी होमवर्क मिलता है इसके द्वारा मिल जाता है, और बच्चों को कोई डाउट्स होते हैं इसके द्वारा हम बच्चों के डाउट्स लेते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हो सकते हैं कि मान के चलो यार, जो बच्चे हमसे ना अभी लॉकडाउन है, तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है हमसे जुड़े हैं, यानी कि हमारे कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं। तो उन और है ना, पढ़ना चाहते हैं, और क्या बताओ बच्चे हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो अगर बच्चे आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, ये गूगल फॉर्म भर दीजिए। आपको ये गूगल फॉर्म भरना है और उन बच्चों को भरना है जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर्स के बच्चों को तो फॉर्म भरना ही है, जो मेरे पास पहले से 11th से 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो मेरे से 11th से 12th में आए हैं जो पढ़ रहे हैं उनको तो ये गूगल फॉर्म भरना ही है। ठीक है, जो कोई नए बच्चे हैं वो बच्चे भी हमसे, जो नए बच्चे हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर लॉकडाउन, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म भर दीजिए। 1 बाय 1 आ रहा बेटा गूगल फॉर्म के बारे में, क्या है कैसा है वगैरह। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गूगल फॉर्म है, जो आज की वीडियोज है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है सर, मिल जाएगा। जैसे गूगल फॉर्म आप सब बेटा क्लिक करोगे वैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे कोचिंग सेंटर्स के बारे में। ठीक है, आपको खुलते ही नेगेटिव लिखा होगा, गूगल फॉर्म क्लिक करोगे नेगेटिव लिखा होगा, वहाँ पे कुछ जानकारी होगी। जानकारी क्या होगी? आपका नाम होगा, आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना मदर नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, फिर आपको जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो लिखना है। व्हाट्सएप नंबर वही लिखना है जो आप हमें प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि जो व्हाट्सएप नंबर दोगे उसी को हम आपके ग्रुप में ऐड करेंगे। और अगला पेरेंट्स नंबर, एक आपको अपने माताजी पिताजी का भी नंबर देना है, क्योंकि बहुत सारे मैंने कहा बच्चे ऐसे ना वो मजे लेने वाले होंगे, हमसे मजे लेंगे काम होगा, है ना, ग्रुप में ऐड कर लेंगे और पता लगा बाद में कोचिंग ज्वाइन करे ना करे। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, जैसे फॉर्म भरोगे ना तो पेरेंट्स से बात करेंगे प्रॉपर आपके कि भैया आपका बच्चा हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, भैया जो भी है। ठीक है, क्लास कौन से 12th आपकी, आपको क्लास 12th डालनी है। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट सर आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? मान लो अगर आप इको पढ़ना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स डाल सकते हो। अगर आप इको के अलावा मैथ्स पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, दोनों बच्चे, जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, इको या मैथ्स इको मैथ्स, या आप इको मैथ्स अकाउंट्स इको मैथ्स अकाउंट भी ले सकते हो सर आप। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप हमारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ना चाहते हो, उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन है, एड्रेस डालना है और सबमिट कर देना है। ठीक है बच्चे, ये आपके लिए कुछ जानकारी है, ये करना बेटा आपको काफ़ी बच्चे ऐसे मान लो सर हम तो कोचिंग सेंटर आपका ज्वाइन नहीं कर सकते सर, हम तो काफ़ी दूर रहते हैं यहाँ से, बुराड़ी से, आउट ऑफ बुराड़ी रहते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं, उन बच्चों के लिए तो मैंने बोल नहीं रहा कि आप लोग तो बहुत दूर हो, तो क्या सर भाई यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं आएगी कल से? बेटा यूट्यूब पे प्रॉपर जो क्लास हो फिलहाल यूट्यूब पे ही चलती रहेगी,
वीडियोस आएगी। वो तो इसलिए है ना, जब आपको बाद में हमसे जुड़ना ही है, जब आपको बाद में क्लास करनी है, तो क्यों ना हम क्या करें, अभी से आपका ग्रुप बना दें। क्यों, अभी ना जो मैंने 12th क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक। मैं ऑलरेडी ग्रुप है मेरा पुराने बच्चों का, तो उसमें कुछ बच्चे होमवर्क करके दे रहे हैं, कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, नया ग्रुप बनाऊंगा, तो नए ग्रुप में उन्हीं बच्चों को ऐड करूंगा जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप गूगल फॉर्म भर दो। वैसे मैंने मैथ क्लास में डिटेल बताई थी। ठीक है, तो गूगल फॉर्म भर दो एक बार आप, और अपने उन दोस्तों को जो हमारे कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हो। और हाँ, ये लिंक जो है ये सर 9th 10th 11th 12th सबके लिए, कोई आपका भाई बहन 10th में 9th में 11th में, उसको भी सर आप इस शेयर कर सकते हो आप। ठीक है सर, ये तो बात थी किसकी, थोड़ा सा गूगल फॉर्म के बारे में। ठीक है सर, है ना, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो ना तो सर इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब सर बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, आज कार्रवाई शुरू करते हैं। फिर बोल रहा हूँ, कार्रवाई शुरू करने से पहले कि जो नोट्स अभी तक के मैंने पिछली क्लास में प्रोवाइड कर दिए थे, पिछली क्लास का जो लेक्चर नंबर 7 है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया था। ठीक है बच्चों, इसके मैं आपको हर एक क्लास के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, एक दो, है ना। जैसे आज जो पढ़ाया है, तो आज और जो कल की क्लास लूँगा उसके नोट्स मैं एक साथ दे दूंगा। जब प्रोवाइड कर दूंगा मैं खुद ब खुद आपको बता देता हूँ वैसे भी। ठीक है, और वैसे मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ ना तो साथ साथ में चीज़ें रिपीट करता हूँ। आप चाहो तो खुद के नोट्स बना सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं क्या करता हूँ ना, साथ साथ बोलता हूँ तो उसकी डेफिनेशन भी समझाता रहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए सर अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं कार्रवाई की तरफ। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। बड़े इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल समझाओ ना, तो यार इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, खर्चा। इन्वेस्टमेंट एक तरह का क्या सर, खर्चा ही तो है, एक तरह का खर्चा हमारे लिए। ठीक है सर, अब वो अभी तो खर्चा है, वर्तमान समय में तो ये चीज़ हमारे लिए खर्चा है, और बाद में हमें क्या करेगा, उससे हम पैसे कमाएंगे, बाद में इससे क्या आएगी, हमारी अर्निंग आने वाली है। जैसे इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों, यार मैंने कोचिंग सेंटर खोला है। ठीक है, तो अगर मैंने कोचिंग सेंटर खोला है तो मान लो जब मैंने कोई कोचिंग सेंटर खोला अपना नया, तो वहाँ पर मान लो मुझे 70 से 80 हज़ार रुपये लग गए। क्या लगे बेटा, 70 से 80 हज़ार रुपये लगे कोचिंग सेंटर्स को खोलने में। तो 70 से 80 हज़ार रुपये इतने ज़्यादा कैसे? अरे बच्चों, अगर 70 से 80,000 का मतलब भैया मैंने वहाँ मैं क्या लाऊंगा, कुछ चेयर परचेज करके मैं वहाँ लाया, मैं वहाँ पर कुछ बोर्ड लाया, वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड लाया। मैंने वहाँ पर अगर एक बड़ा हॉल रहा होगा, मैंने वहाँ पर क्या किया बेटा, पार्टीशन किया होगा, मतलब उसको पूरे हॉल को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। मैं वहाँ के लिए फ़ैन लाया होगा, पंखा लाया मैं, ठीक है, चेयर लाया मैं वहाँ के लिए, ठीक है, कई चीज़ लाया मैं, तो अप्रोक्सीमेटली सर, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब नया कोचिंग सेंटर लिया होगा तो वहाँ के मैंने कुछ एग्रीमेंट किया होगा, है ना, बॉन्ड किया होगा, एडवांस में किराया दिया होगा, तो ये खर्चा है। अब ये खर्चा है सर, ये इन्वेस्टमेंट क्यों है फिर? सर इस खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हो? सिंपल खर्चा भी तो बोल सकते हो, बट एक खर्चा होता है आपके डेली लाइफ का। अगर आप समोसे खा रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो ये ऐसा खर्चा है, इससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। पर जो खर्चा मैंने अपने कोचिंग सेंटर्स में किया ना, उससे मुझे फ़ायदा होने वाला है। कैसे बेटा? ये मैं जो खर्चे की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैंने 75,000 रुपये, अगर मैंने 75,000 2 साल पहले खर्च किए ना, तो ये 70,000, ये 75,000 के कारण मैं आज अपना कोचिंग सेंटर चला पा रहा हूँ। क्योंकि अगर वहाँ पर चेयर नहीं होते, बैठने के लिए पंखे नहीं होते, बोर्ड नहीं होता, क्या मैं सर कोचिंग सेंटर में क्लास ले पाता? बताइए सर, क्या मैं पढ़ा पाता? नहीं सर। तो क्योंकि मैंने पहले पैसा लगाया, फिर उसके बाद मेरे पास बच्चे, मैंने खर्चा किया, तो खर्चे करते मेरे पास कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आए। जब बच्चे पढ़ने के लिए आए तो बच्चों ने फीस दी, जब मैंने बच्चों ने फीस दी तो मेरी हर महीने फिक्स इनकम आ रही थी, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, जो भी बोलना चाहते हो आप। तो खर्चा किया तो मेरे पास क्या आया सर? पैसा आया। तो खर्चा नहीं करेंगे सर तो सर मेरे पास पैसा आएगा? नहीं सर, मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है बेटा खर्चा करना है। तो मैंने 2 साल पहले मान लो 75,000 खर्च किए थे, है ना। अब मेरी हर साल मान लो कि हर मंथ फिलहाल, है ना, मान लो हर मंथ मेरी 20,000, कितना 20,000 मेरे पास मेरी सेविंग हो रही है। हर महीने में 20,000 रुपीज़ क्या आ रहे हैं सर मेरे अकाउंट में, अब ना मान के चलो लगातार आए जा रहे हैं बेटा। ठीक है,
अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट का ये तुमने सिंपल मतलब बताया आपका। इन्वेस्टमेंट का ना मतलब जो मीनिंग होती है ना, इन्वेस्टमेंट की मीनिंग ये ऐसे बोल सकते हैं बेटा, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बेटा, क्या हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोल सकते हैं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निवेश कहा जाता है। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब, अरे कैपिटल मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पैसा बन रहा है। अरे आप लेते हैं कि भाई जैसे मान लो आपके पिताजी ने एक प्लॉट लिया, आपके पिताजी ने 10 लाख का एक प्लॉट लिया और 5 साल बाद वो कितने का बेच दिया, 10 लाख का प्लॉट लिया, कितने का लिया, 10 लाख का, और 5 साल बाद कितने का बेच दिया, 15 लाख का। तो 10 लाख आपने लगाए तो कितना कमाया, कितना फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण होना, फॉर्मेशन मतलब निर्माण होना, है ना। तो कितना पैसा बढ़ गया आपका, 5 लाख बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया। तो द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको हम और किसी एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू एडिशनल टू कैपिटल स्टॉक एंड इकोनॉमी। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ऐसे बोल सकते हैं कि सर कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी देश में, जैसे मैं समझाऊं, देखो इन्वेस्टमेंट ये तुमने बता दिया कि द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ये तुमने बता दिया आपको। मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि एक ये भी इन्वेस्टमेंट है कि मान के चलो एक किसी फैक्ट्री में पहले 5 मशीन थी, बड़े कितनी मशीन थी उसने, 5 बड़ी बड़ी मशीन थी। अब कितनी मशीन हो गई मान लो, अब वहां पर हो गई अब 7 मशीन हो गई, कितनी मशीन हो गई, 7। पहले 5 मशीन काम पे थी, अब यानी 7 मशीन हो गई। अगर वहां पर 7 मशीनें हैं, इसका मतलब वो 2 नई मशीन लाया होगा। तो जो 2 मशीन लाए ना, क्या लाया वो, 2 मशीन। तो जो 2 नई मशीन लाए ना, ये जो 2 नई मशीन लाया, ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों, जब 2 मशीन लाया होगा तो उसने क्या किया होगा, खर्चा किया होगा। तो खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट, खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी ये ऐसा खर्चा होता है जिससे हमारा क्या आता है, पैसा, जिससे हमारा क्या आता है, पैसा बढ़ता है, जिससे हमारी पूंजी बढ़ती है। पूंजी मतलब पैसा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा सर, ये तो बात है इन्वेस्टमेंट की। अब प्यारे बच्चों है क्या ना, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट है ना, टाइप्स भी हैं, कंपोनेंट्स भी हैं, सब पर आएंगी वन बाय वन। देखो बेटा, हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यानी इसको बोलते हैं निवेश, निवेश। ठीक है, अभी मैं चीजों को लिख रहा हूं, बाकी नोट्स में डीपली जो मैं बता रहा हूं सेम वही चीजें एक एक करके डीपली मैंने नोट्स में लिखे हैं। चिंता मत करो सर आप, है ना, कि सर ये पता नहीं कैसे लिख रहे हो आप, कि अजीब सा लिखा हुआ आपने, चिंता मत करो, समझाने के लिए। बाकी असली चीज तो कहां पे है सर, नोट्स में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बेटा, जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट को बोलते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को हिंदी बोलते हैं घटक, घटक। बेटा इन्वेस्टमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने घटक होते हैं, 2। बेटा टाइप्स नहीं है, इसको टाइप्स मत बोलो, ये टाइप्स नहीं है, टाइप्स में और टाइप्स मतलब प्रकार, ये टाइप्स नहीं, कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स अलग है। टाइप्स में तो हम पढ़ेंगे ग्रोस और नेट, टाइप्स में है ग्रोस और नेट, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। कंपोनेंट्स क्या बेटा, इसका ना इन्वेस्टमेंट के प्यारे बच्चों हम 2 कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों, 2 कंपोनेंट। सर एक हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है प्यारे बच्चों हमारे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना। इसके 2 हैं, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोलो तो, हिंदी में इसको बोल सकते हैं स्थिर निवेश, इसको बोल सकते हैं स्थिर निवेश, और इसको बोल सकते हैं हिंदी में माल
सूची निवेश, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, माल सूची निवेश। ठीक है सर, इसके दो इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स है, ठीक है बेटा, एक है फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा, एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब सर जरा इनके बारे में बताइए तो सही कि सर इसका मतलब क्या है, कि सर इसका मतलब है क्या, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और ये आपका इन्वेंट्री का मतलब क्या है। दो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया मशीन का एग्जांपल, क्या बताया, मशीन का एग्जांपल। तो जो मैंने मशीन का एग्जांपल बताया ना, वो किसका एग्जांपल था, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट का ही तो एग्जांपल था। मैंने कहा था ना कि पहले एक कंपनी में 5 मशीनें थी, अब उसने 2 मशीनें खरीद ली, अब कितने मशीन उसके पास हो गई, 7 मशीन हो गई। तो वो किस चीज का एग्जांपल है सर, वो भी एग्जांपल किसका है, वो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट का ही तो एग्जाम्पल है। अब जैसे मान के चलो मैं कोचिंग सेंटर्स की बात करूं, पहले मेरे पास 50 चेयर थी, कितने चेयर थे मेरे पास, 50 कुर्सियां थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास बच्चे बढ़ गए, मैं 40 कुर्सियां और ले आया, क्या, मैं 40 चेयर्स और ले आया। तो मैं जो 40 एक्स्ट्रा चेयर लाया ना, वो किसका एग्जाम्पल है, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब इसको अगर डिफाइन करें ना, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एडिशनल टू स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स, it is additional to stock of fixed assets of the production in accounting year, ठीक है। या और इसको बोले कि it is additional in stock of fixed assets, it is additional in stock of fixed asset बाय द प्रोड्यूसर इन अकाउंटिंग ईयर। सर क्या बताया आपने, मैंने कहा भैया जब एक साल में हमारे जो फिक्स असेट्स हैं, जब उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, एक साल के अंदर हमारे जब फिक्स असेट्स में बढ़ोतरी हो जाती है, किसी एक साल के अंदर हमारे जब फिक्स असेट्स में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं सर, फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो समझे नहीं, अरे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि मेरे पास चेयर है, मेरे पास पहले क्या आती है 50 चेयर, पहले क्या आती है मेरे पास 50 चेयर, मैं क्या किया, मैंने 40 चेयर और लिया है, 40 चेयर और लिया है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल किस चीज का है, ये एग्जांपल है फिक्स असेट्स, फिक्स असेट का तो है मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स FI, फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी किसका एग्जांपल है, स्थिर निवेश का एग्जांपल है ना। यानी फिक्स, अब अकाउंट्स का बच्चों मैक्सिमम बच्चे अकाउंट्स वाले हैं, तो उनको पता होता है ना फिक्स एसेट्स क्या होता है, मतलब हिंदी बोलते हैं इसको स्थिर पूंजी, स्थिर संपत्ति। क्या होता है स्थिर संपत्ति, सर हिंदी में क्या समझाएंगे, सर जब किसी अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर, अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर स्थिर संपत्तियों में, अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर स्थिर संपत्तियों में जो वृद्धि होती है, स्थिर संपत्तियों में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को बोलते हैं स्थिर निवेश। यानी ऐसे बोल सकते हैं इट इज एडिशनल टू इट इज एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट इन अकाउंटिंग ईयर, खत्म। तो सर ये तो ठीक, सर ये तो समझ गए, सर ये तो समझ गए, सर आगे बोलो, सर आगे बोलो कि सर इन्वेंट्री क्या होता है। अरे इन्वेंट्री का मतलब ये होता है बेटा कि सर इन्वेंट्री का मतलब ये है कि सर आपके पास ना टोटल जितना स्टॉक होता है, टोटल जितना अनसोल्ड स्टॉक, कितना अनसोल्ड स्टॉक उसको बोल सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड का मतलब होता है जो बिना बिका हुआ माल, जो बिना बिका हुआ, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक जो आपके पास होता है, ये ऐसे बोल सकते हैं जो अवेलेबल होता है, जो क्या होता है अवेलेबल, जो उपलब्ध होता है, जो क्या होता है उपलब्ध होता है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपका पास रॉ मटेरियल है, जो क्या है रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है। अरे एक चीज बताओ, मैं आ रहा हूँ, देखो बेटा हो क्या, मान के चलो यार, मैं आपको एग्जाम इन्वेंट्री में आ रहा हूँ यार। देखो मान के चलो ना कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, अब वो फर्नीचर बनाती है, वो क्या बनाती है फर्नीचर, ठीक है, वो कंपनी फर्नीचर बना रही है। अब यार उसने टोटल बनाए, मान लो एक साल में टोटल बनाए, मान लो वो बनाती है बेड, बनाती है, क्या बनाती है बेड, ठीक है, बेड बनाती है। तो उसने टोटल 100 बेड बनाए, क्या बनाए 100 बेड बनाए, मतलब 100 बेड बनाए उसने, ठीक है। मान लो उस 100 में से उसके 90 बेड बिक गए, 90 बेड क्या हो गए सोल्ड, 90 उसके बेड है ना सोने के लिए वो सोल्ड हो गए। 100 बेड बनाए उसने सोने के लिए जो होते हैं, है ना, 90 सोल्ड हो गए, 90 क्या हो गए सोल्ड, तो 10 क्या हो गए अनसोल्ड, 10 क्या हो गए अनसोल्ड, मतलब उसके बिके नहीं, 10 बेड उसके इस साल में
लास्ट तक बिके नहीं। तो 90 उसके बिक गए, तो 10 बेड उसके अभी बिके नहीं है ना, तो 10 उसके पास जो अभी रह गए उसके पास, ये तो उनको अगले साल बिकेगा, इनको कब बिकेगा? अगले साल। तो 90 बिक गए, 10 रह गए ना, तो ये किसका एग्जांपल है? ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटे किस चीज का एग्जांपल है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, और एक रॉ मटेरियल। अरे रॉ मटेरियल मतलब यार 2 मिनट के लिए, जैसे बेड बनाने के लिए, अगर वो कंपनी बेड बनाती है, चेयर बनाती है, मतलब उसका फर्नीचर का कारोबार है। किस चीज का कारोबार है? उसका फर्नीचर का कारोबार है। तो फर्नीचर मान लो उसको बेड बनाना है, या चेयर बना रहा है, या अलमीरा बना रहा है, या सोफा जो बना रहा है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। तो मान लो उसके पास जो भी कच्चा माल चाहिए, लकड़ी है। अरे बेड बनाने के लिए क्या है? लकड़ी चाहिए ना। अगर आपको कोई बेड बनाना है या कोई अलमीरा बनाना है, तो उसके लिए वो किससे बनेगी? वो बनेगी किससे? लकड़ी से। तो जो उसके पास लकड़ी है, जो कच्चा माल है, तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो वो भी किस में आता है? इन्वेंट्री में आएगा सर। या सर हम और बोल सकते हैं, हमने मान लिया ना 2 मिनट के लिए यार, फॉर एग्जांपल के लिए कि मान के चलो एक जलेबी वाला है, ठीक है। जलेबी, सर जलेबी वाला को क्या बनाना है? उसको जलेबी बनानी है। तो जलेबी बनाने के लिए क्या चाहिए उसको मैदा चाहिए, उसको चीनी चाहिए। तो जो मैदा और चीनी है, ये भी क्या है? रॉ मटेरियल है। ये भी किस में आएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आता कि 1 साल के अंदर जो फिक्स असेट्स में बढ़ोतरी होती है, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जितना एक प्रोड्यूसर के पास 1 साल में जितना अनसोल्ड स्टॉक होता है, या जितना रॉ मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोले तो, एक उत्पादक के पास जितना कुल बिना बिका हुआ, एक उत्पादक के पास 1 साल में जितना कुल बिना बिका हुआ माल होता है, उसे हम बोलते हैं अनसोल्ड, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसमें आता सिर्फ फिक्स असेट्स, इसमें आता जो आपका ऑलरेडी सामान अभी पड़ा हुआ है, जो सामान हमारा बिका नहीं बेटा। ठीक है बच्चों, ये तो बात ही प्यारे बच्चों किसकी? जिसके कंपोनेंट्स है। अब बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बात करेंगे वाक्य में जो सही टाइप्स हैं, जो वाक्य में टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से सर? ग्रोस इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट, नहीं सॉरी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोले तो शुद्ध निवेश और सकल निवेश। चलिए बच्चों उनकी बात करते हैं। चलिए बच्चों एक जो बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की और ग्रोस इन्वेस्टमेंट की। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अभी ना इनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हम किसकी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट की। सर ग्रोस इन्वेस्टमेंट वाकई में है क्या? कि सर ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलता है क्या? तो बच्चों ना ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि यार देखो, मान के चलो प्यारे बच्चों, जैसे ना कि मेरे पास एक बाइक है। क्या बेटा? मेरे पास एक बाइक है, मान के चलो। यह बाइक छोड़ दो, मैं कंपनी की बात करता हूँ। अगर एक कंपनी के पास एक मशीन है, क्या? एक मशीन है कंपनी के पास। अगर कंपनी के पास एक मशीन है ना, तो अकाउंट्स वाले बच्चों ने एक चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा है? डेप्रिसिएशन। उस पर आऊँगा मैं। डेप्रिसिएशन हिंदी में उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मूल्यह्रास। तो एक मशीन में लाया, तो यार मान लो ये जो मशीन लाया मैं कितने की लाया? 10 लाख की। क्या लाया मैं? 10 लाख की मशीन लाया। तो ये जो मैं 10 लाख की मशीन लाया ना, ये जो मैं 10 लाख की मशीन लाया, तो यार मैं 10 लाख की मशीन तो ले आया, पर मुझे पता है ना यार इस मशीन के ना जो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी। ये जो मैं मशीन लाया हूँ, इस मशीन की धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैं 10 लाख की मशीन लाया, और मैं मान कर चल रहा हूँ ये जो मशीन है ना, ये मशीन क्या है? अगले 10 साल तक। कब तक चलने वाली है? अगले 10 साल तक चलने वाली मशीन। ठीक है, 10 साल तक चलेगी। मतलब मैं इसका मतलब क्या है, आज मैं मशीन 10 लाख की मशीन लाया, मान लो मैं फोटोकॉपी दुकान खोल रहा हूँ। फोटोकॉपी नहीं, कोई प्रिंटिंग है ना, जहाँ पर मैं कोई पोस्टर बैनर छापता हूँ, वो छापने में 10 लाख की मशीन तो आती होगी वो मशीन मेरी 10 साल तक चलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस मशीन की हर एक साल कितनी वैल्यू कम होती जा रही है? उस मशीन की हर एक साल 1 लाख, है ना। मतलब 10 साल तक चलेगी, मतलब 10, इसका मतलब ये है कि अगर 10 साल तक चलेगी मतलब
कि 10 साल बाद वो कुछ काम की रह नहीं जाएगी, यही तो मतलब है इसका। इसका मतलब हर एक साल उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 लाख कम हो रही है। हर एक साल उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 लाख कम होती जा रही है। अब उसकी वैल्यू अगर हर साल 1 लाख कम होती जा रही है कि अगर मैं उसको 2020 में लाया तो मुझे 2030 तक वो मशीन कुछ काम की रहेगी नहीं, ये तो बड़ी फिर चिंता की बात है, फिर तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, बच्चों ने अकाउंट्स वाले बच्चों ने पढ़ा है कि एक इसके लिए अलग से व्यवस्था करती है। क्या करती है, अलग से व्यवस्था करेगी। तो व्यवस्था करेगी तो उस व्यवस्था को बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं, प्रोविजन, है ना, प्रोविजन करना। इसको आम भाषा में अकाउंट्स वाले बच्चे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बोलते हैं, शायद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। कि देखो मुझे पता है कि हर साल उस मशीन की वैल्यू 1 लाख कम हो रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 लाख की तो मशीन लाया था, साथ साथ मैं क्या करूंगा कि 1 लाख रुपए रखता जाऊंगा अपने खाते में। जो खाता है ना कि मुझे 1 लाख रुपए क्या करता जाऊंगा, मैं अपने खाते में रखता जाऊंगा। अरे समझे नहीं, 10 लाख की मशीन ले आया था ना, तो मैं समझो मुझे पता ना कि जब 10 साल बाद तो मशीन कुछ काम की रह नहीं जाएगी। जब कुछ काम की नहीं रह जाएगी तो मुझे क्या करना है, नई मशीन लानी है ना। मुझे क्या करना है, नई मशीन लानी है। तो नई मशीन के लिए क्या चाहिए, फिर पैसा चाहिए। 10 साल बाद तो मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी और नई मशीन के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे पता है हर साल इसकी वैल्यू 1 लाख कम होती जा रही है, तो मैं बैंक में क्या कर रहा हूं, 1 लाख रुपए बैंक में डालते जा रहा हूं। तो यहां से मशीन 10 साल बाद खत्म हो जाएगी और यहां से मैं 1 साल बैंक में 1 लाख रुपए डालता जा रहा हूं। 1 लाख ऐसे 1 लाख डालता जाऊंगा, है ना। तो मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख तो मेरे खाते में समझो आ ही जाएंगे बैंक में। 10 लाख तो बैंक में आ ही जाएंगे ना। क्यों, यहां से वैल्यू कम होती जा रही है पर यहां से मैं अपने जेब से 10 लाख 1 लाख रुपए डालते जा रहा हूं। तो कितना हो गया, 10 लाख। तो देखो हो क्या रहा है यहां पर, यानी यहां पर ना हमें ऐसे लग रहा है, अब ये एक चीज देखो, यहां पर मशीन लाया तो 10 लाख की मशीन लाया मैं, अब मैं साथ साथ ना खर्च कर रहा हूं, ये खर्चा तो है। मैं साथ साथ 1 लाख रुपए अपने खाते में डालते जा रहा हूं, ताकि नई मशीन ला सकूं। तो मतलब मैं व्यवस्था कर रहा हूं। तो ये भी तो जो 1 लाख रुपए डाल रहा हूं, ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही है, ये भी तो खर्चा ही है ना। क्यों, उसमें नई मशीन लाऊंगा, तो पुरानी मशीन तो अभी है ही है, साथ साथ में 1 लाख रुपए अपने खाते में डालते जा रहा हूं ताकि नई मशीन ला सकूं। तो ये जो पुरानी मशीन प्लस ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब व्यवस्था, प्रोविजन मतलब व्यवस्था, ये जो मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूं और ये जो 10 लाख रुपए जो मशीन की वैल्यू है, ये जो 10 लाख रुपए है और ये जो मैं 1 लाख रुपए डालते जा रहा हूं ना, तो जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसे ही तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों यही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। क्या है सर, यही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना। अगर और समझना है ना तो मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों कि मैंने 5 लाख की मशीन पिछली बार ली, 5 लाख की मशीन पिछली बार ली और 2 लाख की मशीन इस बार ले ली, 2 लाख की मशीन मैंने फिर ले ली। ठीक है सर। तो 5 लाख की मशीन पिछली बार ली, 2 लाख की मशीन अब ली। तो 5 लाख की जब मशीन मैंने पहले ली ना, तो मैंने मान लो कि मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ कि हर साल ना मैं क्या कर रहा हूँ, अब मान लो ये मैं मुझे लगा कि ये मशीन जो है ना, ये मशीन कब तक चलेगी, 10 साल तक। कब तक चलेगी, 10 साल तक। तो मैं हर एक साल क्या कर रहा हूँ, अपने खाते में 50,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। कब तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी ना। तो मैं हर एक साल क्या कर रहा हूँ, 50,000 रुपये अपने खाते में जमा कर रहा हूँ ताकि 10 साल बाद ऐसे मशीन ला सकूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा मान के चलो ये मशीन चलने वाली है 2 साल तक, मान चलिए 4 साल तक। कब तक चलने वाली, 4 साल तक। तो मैं इसके लिए भी क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए भी क्या कर रहा हूँ बेटा, 50,000 रुपये क्या कर रहा हूँ मैं, हर महीने क्या कर रहा हूँ मैं, जमा कर रहा हूँ मैं इसके लिए, मान के चलो। तो ये जो 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, मान लो 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया आपका, 7 लाख। और मतलब 50,000 प्लस 50,000 1 लाख हो गया ना। टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 5 और 2 7 और 1 8। तो टोटल ये जो हो गया ना 8 लाख, ये तो टोटल 8 लाख है ना फिलहाल करंट में, वर्तमान समय में जो मेरी
इन्वेस्टमेंट है, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब जो सकल निवेश है, वो कितना बेटा, वो 8 लाख का है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 50,000 में अकाउंट में डाल दिया मैंने इसमें 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, और 5 लाख की मशीन थी, 2 लाख की मशीन थी, तो कितना हो गया बेटा, 8 लाख हो गया। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने सकल निवेश कितना किया है, मैंने क्या बेटा 8 लाख का। कितना किया बेटा, 8 लाख का ये हो गया। जो मतलब जो एक्स्ट्रा मशीन हम ला रहे हैं, जो नई एसेट्स ला रहे हैं, जो नए एसेट्स ला रहे हैं, उसकी वैल्यू को तो शामिल करना ही है, साथ साथ जो मैंने प्रोविजन किया है, जो मैंने व्यवस्था की है, उसको भी मुझे शामिल करना है। ठीक है। अब बच्चों ना, अगर आप बुक्स और अपने बुक्स में कहीं ना अगर कोई डेफिनेशन देखोगे ना इस ग्रोस इन्वेस्टमेंट की, तो वहां ना कुछ ऐसा होता है, वहां कहा जाता है कि सर क्या कहा जाता है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज एडिशनल, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज एडिशनल टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये होता है कि सर हमारे पूरे एक देश की इकोनॉमी में जो हम फिक्स असेट्स लाते हैं, जो हम फिक्स असेट्स परचेस करते हैं, 5 लाख की मशीन थी, 2 लाख की एक मशीन ले आया, वो तो उसको तो शामिल करते ही हैं, साथ साथ जो प्रोविजन होता है जब उसको भी शामिल हम करते हैं। जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जितने की मान लो कि मैं 2 मशीन लाया, 4 मशीन और लाया, भाई नई मशीन तो लाऊंगा मैं, तो नई मशीन की वैल्यू को तो ऐड करेंगे, साथ साथ उसके लिए जो अलाउंस है, जो डेप्रिसिएशन है, जब उसकी वैल्यू को भी शामिल कर लेते हैं ना हम, तो उसे बोलते हैं हम क्या सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, नेट का मतलब होता है शुद्ध इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा, शुद्ध इन्वेस्टमेंट। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट की अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, अगर तुम इसकी परिभाषा देखोगे, ये कहता है कि द एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल ऑफ स्टॉक, द एक्चुअल एडिशन टू मेक इन कैपिटल स्टॉक। तुम कह रहे भैया समझे नहीं, क्या कह रहे हो भैया तुम? बेटा ये कह रहा है कि पहले मेरे पास 5 लाख की मशीन थी और मैं 2 लाख की एक और मशीन ले आया, 2 लाख की एक और मशीन ले आया। कितने की मशीन हो गई मेरे पास, 5 + 2 कितने हो गई, 7 लाख। तो जो 7 लाख हो गया ना, ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है कि नेट इन्वेस्टमेंट में अलाउंस प्रोविजन नहीं आएगा, कितने की मैंने पैसा रखा है, नहीं। इसमें डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट में प्रोविजन की बात नहीं होती, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन की बात नहीं होती। नेट में जो होता है भाई, पहले कितने की मशीन थी, मतलब पहले के मशीन बोलो, स्टॉक बोलो, कि पहले कितने का स्टॉक था, अब तुम कितने का स्टॉक लाए हो, जो दोनों की वैल्यू होती है वो नेट इन्वेस्टमेंट में आता है। मतलब मैंने आपको जो डेफिनेशन, मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताई ना, क्या बताया मैंने कि सर मैंने बताया द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल के स्टॉक में, हिंदी में कैपिटल के स्टॉक में जो वृद्धि होती है, कैपिटल के स्टॉक में जो वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो सर नेट और ग्रोथ में क्या समझे, सर नेट ग्रोथ में ये समझे कि सर इसका मतलब होता है द एक्चुअल एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, कैपिटल में जो एक्चुअल एडिशन होता है उससे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में हम जो एक्चुअल एडिशन होता है उसको तो हम शामिल करते ही हैं, साथ साथ जो प्रोविजन होता है उसको भी हम शामिल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां से ना आपके लिए एक सूत्र निकलता है। यहां से क्या निकलता है सर, एक आपके सामने सूत्र निकल के आता है। सूत्र ये निकल के आता है, बेटा ध्यान रखना, ये सूत्र आगे काम आने वाला है। सूत्र ये निकलता है कि सर जो हम बोल सकते हैं, इसको चाहे ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलो या चाहते हैं इसको बोलो ग्रोस वैल्यू, है ना। इसको हम ना ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ऐसे बोल सकते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट अगर फॉर्मूला हो ना, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। हिंदी वाले बच्चे मैं समझा रहा बेटा, इंग्लिश में भी हिंदी का मतलब ये होता है कि सकल निवेश, क्या सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश, क्या शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, समझ गए ना। मतलब ग्रोथ में बताया था ना, ग्रोथ में नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कितना हम स्टॉक लाए, हम कितने की मशीन खरीदी,
वो तो आगे आएगी। मैंने कहा पहले 5 लाख की मशीन थी, 2 लाख की और आ गई, तो मतलब कितना एडिशनल स्टॉक, कितना ऐड हुआ है, 2 लाख ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ है, 2 लाख, 2 लाख है ना। 5 लाख की मशीन थी पहले, 2 लाख की और आ गई, कितना ऐड हुआ है, 2 लाख। वो तो आएगा आएगा साथ साथ। जब आपने 5 लाख की मशीन ली होगी ना, तो उसके लिए कुछ पैसा जमा किया होगा आपने, है ना, वो मूल्यह्रास ना। वो मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है ना, जो हमने जितना हमारे जो वैल्यू कम हो रही है, इस डेप्रिसिएशन में अभी आऊंगा, समझाऊंगा आपको मैं, ये अलग से टॉपिक है हमारा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब किसी चीज की वैल्यू कम होती है, जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसके लिए पैसा रखते हैं अलग अलग से। तो जब नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है। दूसरा एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का। जो नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को हम वहां भेजो, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस, अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है ना तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस कर दो बेटा, डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी आगे काम आने वाला है। जब नेट इनकम निकालेंगे तब काम आएगा ये। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट में क्या जोड़ देंगे हम, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। हिंदी में अगर शुद्ध निवेश निकालना है, अगर शुद्ध निवेश निकालना है तो सकल निवेश में से सर क्या कर देंगे, मूल्यह्रास क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो सर बात थी किसकी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की। आगे बेटा इनके बीच में डिफरेंस है, आगे इनके बीच में डिफरेंस है, हम उसकी भी बात करेंगे। आगे इनके बीच में डिफरेंस है, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ना, अभी अब हमारा और टॉपिक है, जैसे मुझे आपको समझाना है, डेप्रिसिएशन समझाना है, और डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है ये समझाना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है ये समझाना है। ये समझाने से पहले एक मिनट, तो आज की कार्रवाई ये संपन्न करते हैं, आज यही क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।